वर्क की तरह संचालित किया आपने। जब आवाज नहीं आ रही थी तो तुरंत दूसरे ने आकर के सहयोग कर दिया। तो ऐसे ही ये सहयोग की हमारी जो अ, परंपरा है एक दूसरे को सहयोग करने की, ये यथावत बनी रहे, इसमें और सुधार हो और अच्छा हो और इस तरह से हम साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहें। तो आज की योग कक्षा को और उसको संचालित करने के लिए आपका अभिनंदन है। और इस कड़ी पर जैसा कि हम कल से चर्चा कर रहे हैं, जो वीडियो जो लिंक यूट्यूब लिंक है उसको आज भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग कल नहीं जुड़े थे और उन्होंने यूट्यूब नहीं देखा है, तो बहुत अद्भुत उसमें हमारे इतिहास से संबंधित बहुत सारी कड़ियां हैं, अनेकों कड़ियां हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं। और उसमें हमारे इतिहास से संबंधित कई सारी भ्रांतियां, कई सारी प्रश्न, कई सारी अनसुनी चीजों को बताया गया है विशेषज्ञ ने। और उस विशेषज्ञ को आमंत्रित करने के लिए भी हमारी टीम प्रयासरत है कि वो भी इस योगाहार कार्यक्रम में आए और हम सब वार्तालाप करें। लेकिन जब तक ये नहीं आते हैं तो उन वीडियो को समझ के उसमें जो बात बताई गई है, जिस तरीके से बताई गई है, बड़ी अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया गया और हमें अपने जो इतिहास है उसको पुनः समझने का एक अवसर हमें प्रदान हो रहा है। हमें इसको एक अवसर की तरह लें और जो भी चीजें बताई गई हैं उसको अपने स्तर से भी उसका पुष्टिकरण करने का प्रयास करें। उसके बारे में और जानने का प्रयास करें और जो चीज साक्ष्य है, जो चीज सही है, उसी चीज को हम माने। हम ब्लाइंडली किसी चीज को मानने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे वैसे तो हमारे जो भी चीजें हम गाते हैं, बोलते हैं, श्लोक हैं हमारे, उसमें बहुत सारी चीजें स्वतः ही आ जाती हैं, लेकिन ये सब बिखरी हुई है। इस बिखराव को जोड़ने का प्रयास इस योगाहार मंच के माध्यम से अनेक लोग, जब अनेक हमारे साथी अपने इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, तो उसमें हम कई सारी चीजों को एक समझने का प्रयास करते हुए प्रश्नों का के माध्यम से और या अन्य हमारे विचार विमर्श के माध्यम से चीजों को एक एक करके उस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करेंगे। हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में जैसा हम कल भी बात कर रहे थे, अगर कहीं पर उसका वर्णन चित्रण बहुत ही सजीव रूप से किया गया है तो वो हमारे मंदिरों में प्रदर्शित होता है। जहां जहां मंदिर बचे हुए हैं, उनके अवशेष बचे हुए हैं, जहां वो पूर्ण तरफ से सुरक्षित हैं, तो उसकी भव्यता को देखा जाता है। और उसके बारे में कई बार यह आता है कि यह निर्माण क्या कोई साधारण व्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि उस निर्माण में जो चीजें आज भी जो दिख रही हैं वो आसानी से आज के युग में, आज के समय में बहुत आधुनिक मशीनों, टूल्स और इसके माध्यम से भी करना असंभव है। ऐसा भी बार बार सुनने पर आता है, इस बार बातचीत होती है और लोग अपने विचार शेयर करते हैं। तो हम इन सब इतिहास को समझते हुए समग्र रूप से इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इस कड़ी में कल कुछ जो विशेष कहानियां हैं उसके बारे में कल बातचीत हुई है, जो हमारे साथियों ने विचार दिए हुए हैं। आज भी उस कड़ी में जो यूट्यूब चैनल अभिजीत जी का है उसको अगर किसी ने और देखा है और बाकी कड़ियों को भी अगर सुना है, उनको उसके बारे में जानकारी ली है, तो आज निश्चित रूप से हम सब उस अध्ययन की तरफ एक विद्यार्थी की तरह हम सब लोग अध्ययन जो करते हैं, कर रहे हैं, थोड़ा समय निकाल करके इस अध्ययन को भी हम निरंतर जारी रखेंगे आने वाले कुछ समय में। बीच बीच में हम कृषि के ऊपर भी बातचीत करेंगे। कृषि और लेकिन वो कृषि का भी हमारी जो इतिहास है उसको भी हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि उसका भी इतिहास कम गौरवशाली नहीं है। तो हम अपने इतिहास में होने वाली प्रमुख घटनाओं और उससे संबंधित जो जो चीजें उससे आगे हुई उसके ऊपर हम आज भी अपनी वार्ता जारी करेंगे। आज हमारा 698 दिन है और परसों मतलब 23 तारीख को 600 दिन हमारे पूर्ण हो जाएंगे।
इस 600 दिन का जो हमारा कार्यक्रम है, इसके बारे में कल बातचीत हुई। और इस बार की जो थीम हमने रखी है वो है मिट्टी परीक्षण, मृदा परीक्षण। मृदा परीक्षण और उससे संबंधित जो थीम है और उसमें जो कार्य किया जा रहा है, उसको भी हम समग्र रूप से हमारी टीम के द्वारा उसको रखा जाएगा। और उसके पश्चात जो हमारी वार्ता है, वो जारी रहेगी। तो ये परसों का जो कार्यक्रम है, उसमें आप सभी लोग सभी आमंत्रित हैं। सभी अपने और योग शिक्षक और मुख्य अतिथि जो हमारे साथ आए, उन्होंने अपने बहुमूल्य विचार दिए हैं, उनको भी आप अपने अपने स्तर से आमंत्रित कर सकते हैं। लिंक वही रहेगा जो हमारा रहता है। इसके साथ ही एक और जो चीज आज हम करने वाले हैं, जो हमने इसका ट्रायल किया, वो ये था कि जो विद्यालय के, बादा कृषि विश्वविद्यालय के जो छात्र, 20 छात्र हमारे साथ लगभग 1 महीने से हमारे साथ रहे। और उन्होंने, चाहे बुंदेलखंड रीजन में है या फिर 15 दिन हमारे साथ जो बिताए, उसमें वो अपने अनुभव साझा करेंगे। और यह सत्र भी इस सत्र में उनके विश्वविद्यालय के डीन और बाकी अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक इत्यादि जुड़ेंगे। साथ में उनके जो अभिभावक हैं, उनके माता पिता हैं, उनको भी कहा गया है कि वो भी जुड़ें और अपने जो होनहार हैं, बालक हैं, उनके उनके प्रस्तुतिकरण को वो भी सुने और उसको भी जानने का प्रयास करें कि उन्होंने क्या किया है। और इस क्रम में मैं आप सभी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप भी इस कार्यक्रम में, जो कि आज प्रातः 11:30 बजे से प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि विश्वविद्यालय के जो संकाय है, फैकल्टी है, उसके साथ मिलकर के यह कार्यक्रम को रखा गया। और लगभग 2 घंटे यह कार्यक्रम चलेगा। और इसलिए इसको हमने सवेरे की योगाहार कक्षा में नहीं रखा, क्योंकि फिर समय की जरा सी असुविधा हो रही थी। तो आज का जो लिंक है वो हम प्रेषित कर देंगे। और इसी जो हमारे योगाहार के जो ग्रुप हैं, उसमें आ जाएगा। तो आप सभी जो भी इच्छुक होंगे उनको समझने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारे युवा पीढ़ी है, उसमें बहुत सारा उत्साह है। और उसको उनको कई बार लगता है कि मार्गदर्शन की, या उनको इस चीज का एक्सपोजर नहीं है कि और क्या क्या संभावनाएं हैं। एक समग्र रूप से उनको एक्सपोजर अगर मिलता है, तो वह अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। और जरूरी नहीं कि सब लोग नौकरी करें। इसमें से कुछ छात्र और लड़कियां उद्यमी भी बनना चाहती हैं, अपने खेत में भी खेती भी करना चाहती हैं, ऐसा किसी ने बताया है। लेकिन आज वो बताएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, उन्होंने इससे सीखा क्या, हमारे साथ मिलकर के जो रहे, तो उन्होंने क्या क्या चीज उसके उसको सीखी। और इस तरह से आज का कार्यक्रम हमारा संचालित होगा। आप सभी आमंत्रित हैं। उसका लिंक भी दिनेश सेमवाल जी ने लिंक बॉक्स में भेज भी दिया है। तो इसका इतना कह करके मैं आज की अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज की हमारी जो वार्तालाप है, हमारी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और उससे होने वाले, उससे वो जो सीखने वाली हम बातें हैं, उस पर भी हम विचार विमर्श करेंगे। इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। ओम नमस्कार। प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। आपने जो आज में एक आपने मन हमारे परमात्मा मुख्य केंद्रीय प्रभारी राकेश सर जी कहाँ जाते हैं, प्राकृतिक का चित्र की उल्लेख किया, समझ में आया जब आपने जो है की बात क्यों रहा है, क्योंकि आपकी आवाज कट रही है। ध्यान नहीं दिया। आवाज आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है। तो जरा सी चेंज कर लीजिए अपनी जगह, या वीडियो बंद कर लीजिए, तो उससे भी शायद बेहतर हो जाएगी कनेक्टिविटी। सर आ रही है आवाज? हेलो जी आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है? जी जी
अब आ अभी रही ठीक है। है। हाँ। जी, जैसा कि हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय परमादरणीय राकेश जी के द्वारा विभिन्न जगह जब वो प्रवास करते हैं तो प्राचीन मंदिरों की कलाकृति को दिखाते हैं, उनके इतिहास में उन्होंने बताया। उस समय हम लोग सबने देखा, शेयर तो किया, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया। जब आदरणीय पवन सर जी ने ये यूट्यूब पर जो है इतिहास ये देखने के लिए जब बोला और उसको सुना, तब समझ में आया कि हमारे भारत का इतिहास कितना जरूरी है, जानना अति आवश्यक है। यह जानने से हमारे भारत का इतिहास जानकर हम जो जातिवाद, वर्गवाद और धार्मिक संप्रदाय में हम बट रहे हैं, हमारे भारत में जो बहुत बड़ा एक रोग चल रहा है, उससे बचा जा सकता है, उससे ऊपर उठा जा सकता है। और हमारे भारत की स्थानीय जो आपस में वाद विवाद और सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं, इनसे भी बचा जा सकता है। और पुरानी परंपरा जो हमारी रही है, चाहे वो रोमा जाति की हो या किसी भी जो बहुत पुरानी है, जहां हम आपस में बट गए हैं, इसको भी हम इसकी समस्या का समाधान हो सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए हमारा निवेदन है सदन से कि उस यूट्यूब चैनल को जरूर देखें और देख करके आपने क्या जाना, क्या सीखा और आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, वो आप देने का कष्ट करें। अभी हमने लिंक डाल रहा हूँ यूट्यूब चैनल की, तो उसको जरूर इस कार्यक्रम के बाद अवश्य देखें और कल बताएं। आज मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को, क्योंकि कल उनका पूरा नहीं हुआ था नेटवर्क के कारण, और अगर वो नेटवर्क में हो तो वो सादर आमंत्रित हैं और वो सदन को इतिहास के बारे में जितना बता सकें और जितना आपने जाना है वो आप मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश जी। जी आदरणीय, धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आ रही होगी? जी, आपकी पूरी आवाज आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीधे चलता हूँ चोल वंश पे, क्योंकि जो जो 10 कहानियां एक तिलिस्म की तरह हमारे सामने आई हैं और जिनको हमने अच्छे से नहीं पहचाना, उसको पहचानने की, जानने की, सुनने और गुनने की जरूरत हमारे इस सदन से हुई है। तो मैं सीधे चोल वंश पे जाता हूँ। लेकिन चोल वंश से पहले मैं आदरणीय श्री पवन सर जी की उस बात को ध्यान में लाता हूँ, जब आप कहते हैं सहयोगी बनिए, सहयोगी बनिए। हमें चोल वंश से भी एक प्रेरणा मिलती है। ये कहानी हमें आगे सुनने को मिलेगी। आप सभी ने कुछ दिन पहले योगाहार के अतिथियों ने अपने ग्रुप में एक डैम है, एक बांध है, उसको देखा होगा। और वो डैम कोई 2 हफ्ते पहले डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी ने साझा किया था। उसकी बात भी इस कहानी में है। और साथ में ये मैं असल में इसी कहानी पे केंद्रित हूँ। और मैंने सभी कहानियों को तो सुना, देखा, लेकिन मुझे लगा कि अभी मुझे इस बांध में खूब तैरना है। तो चोल वंश की जो हमारे इतिहास बताता है कि विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। लेकिन मैंने जब कल पाया कुछ अन्य ग्रंथों को और उनकी जो दिशाओं को देखा, तो और ये वीडियो जो हमें साझा किया गया उसको देखा, तो तब मुझे लगा कि चोल वंश विजयालय जो कि 9वीं शताब्दी में हुए, उससे पहले कहीं उससे 1000 साल पहले करिकाल के समय से चोल वंश प्रारंभ हुआ। इसका मतलब यह है कि जो चोल वंश की बात हम आज कर रहे हैं, जो हम कहानियों में और इतिहास में पढ़ रहे हैं, वो चोल वंश की द्वितीय शाखा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन चोल वंश की प्रथम शाखा को भी टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। चोल वंश की प्रथम जो शाखा थी, उसके संस्थापक विजयालय थे। लेकिन विजयालय के जो पूर्वज थे, उरोपर्रै इल्लंचेत चेन्नी, उन्होंने वास्तव में 2000 साल से भी पहले इस वंश की स्थापना की थी, इस साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी थी उरयेउर। चोल वंश का इतिहास कहता है कि जो भारत का एक ऐसे राजवंश के बारे में ये इतिहास बताता है जिसका उद्गम दक्षिण भारत का तमिल क्षेत्र था और इसका विस्तार एशिया महाद्वीप के कई देश थे। चोल शासकों ने 9वीं वंश यानी द्वितीय शाखा की बात कर रहे हैं, तो 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य बहुत ही शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। चोल शासकों ने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की और श्रीलंका के महेंद्र पंचम को हराया था। लेकिन श्रीलंका पर
हम जानते हैं कि केवल चोल शासक नहीं बल्कि इससे भी पहले कई शासकों ने श्रीलंका को भारत का हिस्सा बनाया था और पहले भारत का हिस्सा ये था ही था। श्रीलंका, जिसे कि सिंघल कहा जाता है, उस चोल वंश के समय पे उसकी राजधानी अनुराधापुर थी और मालदीव द्वीपों तक जो और उसके साथ साथ बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर और वियतनाम की बातें, और हमने चाइना से की बातें सुनी, पढ़ी और समझी हैं। यहाँ एक प्रश्न यह है कि क्या श्रीलंका को जीतने वाला प्रथम चोल शासक राज ही था, जिसने चोल जो विजयालय के वंश को आगे बढ़ाया या राजकाज को आगे बढ़ाया? नहीं, इससे पहले भी ठीक 1000 साल पहले करिकाल ने श्रीलंका को अपने अधीन किया था। चोलों का जो साम्राज्य था वो 36 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला था और इस साम्राज्य की स्थापना जिसे कि विजयालय ने की थी, उसको चोल शाखा की द्वितीय साम्राज्यवादी परंपरा ने आगे बढ़ाया था। लेकिन क्या ये साम्राज्यवादी परंपरा कहना उचित होगा? शायद नहीं। और क्यों नहीं? ये प्रश्न आदरणीय सदस्य इस कहानी के अंत में कर सकते हैं। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को पूरी तरह से जीता था। जहां राज ने उस पर चढ़ाई की थी, लेकिन जो उसकी राजधानी क्षेत्र थी अनुराधापुर, महेंद्र पंचम ने उसको बचा लिया था। लेकिन बाद में राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया था और वहां से सैनिकों को बंदी बनाकर वो लाया था तंजौर। संगम काल में जिसकी कि हम बात करते हैं चोल वंश की प्रथम शाखा की, तो चोल वंश की प्रथम शाखा के करिकाल ने भी श्रीलंका को हराकर वहां के सैनिकों को बंदी बनाकर, और कहा जाता है कि 14,000 सैनिकों को उसने बंदी बनाया और वो उरईउर लाया अपनी राजधानी, और वहीं कावरी तट पर एक ऐसा बांध बनाया जो विश्व का सबसे पुराना बांध है और जिसे अंग्रेजों ने ग्रैंड एनकट डैम नाम दिया। ये जगह है करकल्लई। चोल और गंगा जल का एक बहुत ही अच्छा संवाद हमें इस कहानी में सुनने और देखने को मिलेगा। वो ये है कि जो राजेंद्र प्रथम को एक बार सूझा उसे गंगा से बहुत प्रेम था और उसे लगा कि मुझे थोड़ा गंगा जल ग्रहण करना चाहिए, उससे आचमन करना चाहिए, उससे प्रणाम, गंगा जी को प्रणाम करना चाहिए। बस इतनी सी एक आइडिया, इतना सा आइडिया उसको बंगाल ले जाता है, तत्कालीन बेंगी यानी बंगाल। और वहां उसने सोचा कि मैं बंगाल आ ही गया हूं तो अपना साम्राज्य ही स्थापित करूं, उसके बाद ही माँ गंगा को आचमन करूं, उसको छूऊं। और उसने वहां के जो शासक है महिपाल को हराया। और महिपाल क्योंकि घबराया हुआ था, उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारा विध्वंस नहीं करूंगा, तुम्हारे राज्य का अहिंसा नहीं पहुंचाऊंगा, हिंसा नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे तो बस गंगा को प्रणाम करना है। उसी तरह से कि मुझे न बुलाया गया है न लाया गया है, मैं तो गंगा जी ने बुलाया हूँ, किसी ने कहा था। तो इसी तरह से राजेंद्र प्रथम बंगाल गए और उन्होंने गंगा जी को प्रणाम किया, आचमन किया और वो राज्य वापस दे दिया। लेकिन अपना नाम उन्होंने गंगईकोंड रखा, यानी गंगा क्षेत्र को जीतने वाला। इस गंगा जल को लेकर के तंजौर पहुंचा और वहां एक नगर बसाया जिसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा। यही एक तालाब भी खुदवाया गया और उसमें वो जो गंगा जल थोड़ा लाया होगा एक कटोरे में, उस तालाब में मिलाया और इस तालाब का नाम रखा चोलम गंगम या चोल गंगम। और गंगईकोंड चोलपुरम पूरा नाम इसको दिया गया और चोल वंश की राजधानी इसे बनाया, यानी ये चोल वंश की तृतीय राजधानी थी। इससे पहले जो राजधानी थी विजयालय के समय में वो तंजौर थी। और अगर हम याद करें तो सबसे पुरानी राजधानी जो कि करिकाल के समय थी, वो राजधानी थी उरईउर।
तो गंगा इतनी प्रिय उन्हें थी और उन्होंने एक कटोरा जल तालाब में मिलाया और वहीं राजधानी बना दी। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही अच्छी कहानी, और इससे लगाव आगे बढ़ता है इस राजवंश को समझने का और पढ़ने का। इस तरह से उसी समय इंडोनेशिया के राजा जो जिसका नाम शैलेंद्र था, चीन के समय बहुत अच्छा संबंध था और चीन पर उसका आधिपत्य भी हो रहा था, लेकिन वो चोल वंश का आलोचक था। अगर हम इंडोनेशिया के राजा शैलेंद्र की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि शैलेंद्र भारतीय नाम है, यानी इंडोनेशिया पर भारतीय राजा का आधिपत्य था, लेकिन ये राजा चीन पर आधिपत्य किए हुए था और उस चोल वंश का आलोचक था। राजेंद्र प्रथम को ये सूझा कि अगर मैं चीन के साथ लड़ाई करूं तो उससे अच्छा है मैं इंडोनेशिया को हराकर परास्त करके एक पंथ दो काज कर सकता हूं। और उसने इंडोनेशिया पे चढ़ाई की और शैलेंद्र को हराया और इस तरह से चीन भी भारत के अधीन आ गया। इनके पास एक बड़ी शक्तिशाली नौसेना थी और ये दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव कायम करने में सफल रहे, यानी चोल शासक। प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने करीब 2 शताब्दियों तक, यानी 12वीं ईस्वी के मध्य तक एक स्थिर प्रशासन तो दिया ही, साथ ही कला और साहित्य को खूब प्रोत्साहन दिया। इतिहास चोल काल को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। दक्षिण भारत का स्वर्ण युग, तो उस समय उत्तरी भारत में क्या चल रहा था, यह प्रश्न भी बनता है, जिसका उत्तर इस कहानी के अंत में दिया जा सकता है। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी और विजयालय इससे पहले पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया और पांड्य राज्य पर चढ़ाई की। चोल 897 तक इतने प्रभावशाली हो चुके थे कि उन्होंने पल्लव शासक को हराकर सारे टोंड मंडल पर अपना अधिकार कर लिया था। टोंड मंडल दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा। इसके बाद पल्लव इतिहास के पन्नों से विलीन हो गई। चोलों ने राष्ट्रकूटों के विरुद्ध भयानक संघर्ष किया। राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण तृतीय ने 1949 में चोल साम्राज्य के परांतक प्रथम को पराजित कर दिया। यहाँ चोल कुछ कमजोर पड़ गए थे और चोल साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार होने से उन्हें चोलों को खूब बड़ा धक्का लगा। लेकिन 965 में कृष्ण तृतीय की मृत्यु जब हुई तो राष्ट्रकूटों का पतन हो गया और इसके साथ ही चोलों की शक्ति फिर से उठ जा खड़ी हुई। चोल वंश के सबसे जो शक्तिशाली राजा माने जाते हैं वो राज प्रथम या राजेंद्र प्रथम माने जाते हैं। राज जो थे उनके पिता ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया था, यानी राजेंद्र प्रथम या राज प्रथम को बना दिया था। और राजा बनने से पहले उसने प्रशासन की सारी जो तकनीकी थी, जो कौशल था, वो ग्रहण कर दिया था। राज ने सबसे पहले अपना ध्यान पांड्य तथा चेर वंशों पर रखा और वहीं से श्रीलंका की ओर अपना ध्यान दिया। उसने त्रिवेंद्रम के निकट चेर की नौसेना को नष्ट किया और मदुरई के साथ ही श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को अपने साम्राज्य का अंग बना दिया था। उसने श्रीलंका यानी राज प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से होने वाले व्यापार पर अपनी दृष्टि डाली और जो व्यापार पहले से होता आया था कहीं से कुंद हो गया था, धूमिल हो गया था, और उसने इसको आगे बढ़ाने के लिए मालाबार तट की तरफ वो अग्रसर हुआ। भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच होने वाला व्यापार का केंद्र था ये मालाबार तट। राज ने मालाबार के इन मालद्वीप जो द्वीप हैं उन पे चढ़ाई की और उत्तर में राज ने गंग प्रदेश की उत्तरी पश्चिमी हिस्सों को भी अपने अधिकार में ले लिया था तथा बंगाल भी जीत लिया था। और बंगाल कैसे जीता? गंगा को प्रणाम करने के बहाने बंगाल उसने जीत लिया था। ये हमने अभी पहले सुना है। उसकी शासन व्यवस्था यानी चोलों की जो शासन व्यवस्था थी बहुत ही सुसंगठित थी और चोलों की ही शासन व्यवस्था नहीं बल्कि जो प्राचीन भारत का इतिहास जो कि कुछ
रूप में पढ़ने को हमें मिलता है, देखने को सुनने को मिलता है, वो भी सुसंगठित था। राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी राजा, मंत्रियों और राजाधिकारियों की सलाह से कार्य करता था, शासन करता था। शासन व्यवस्था की दृष्टि से सारा राज्य अनेक मंडलों में विभक्त था। जो आज की कमिश्नरी हमने सुनी अंग्रेजों के माध्यम से, वो मंडल तब थे। मंडल कोट्टम और बलनाडुओं में बटे हुए थे। उन्हें यानी मंडल को कोट्टम या बलनाडु भी कहते थे। इनके बाद की जो शासकीय परंपरा में नाडु जिला हो गया, कुर्रम ग्राम समूह और ग्रामम गांव हो गई, या ग्राम पंचायत को कुर्रम भी हम मान सकते हैं। चोल राज्य काल में इनका शासन जनसभाओं के द्वारा होता था। आज की जो विधानसभाएं हैं और राज्यसभाएं हैं, राज्यसभाएं हैं, लोकसभा है, तो ये शासन उस समय था और जनसभाओं के द्वारा ये कार्य आगे बढ़ता था। चोल की ग्राम सभाओं को उर या सभा कहा जाता था और इनके सभी सदस्य होते थे गांव के निवासी। सभा की कार्यकारिणी परिषद अड़गम कहे जाती थी या अड़म भी इनको कहते थे। ये लोग आपस में चुनाव करते थे और उनका सिलेक्शन किया जाता था, जैसे कि आज के ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत की सरपंच। उत्तर मेरुपुर एक अभिलेख है जिसमें ग्राम सभा के कार्यों का विस्तृत ज्ञान हमें मिल सकता है और मिलता है। उत्तर मेरु के अनुसार ग्राम का प्रशासन सभा की 5 उप समितियों के, जो आज पंच परमेश्वर होते हैं, पंच होते हैं, इसी तरह की 5 उप समितियां थी और इनके सदस्य अवैतनिक होते थे। उनका कार्यकाल भी कोई 5 वर्ष का होता था। इनके शासन के ये जो शासन करते थे, ग्राम पे शासन करते थे, ग्राम व्यवस्था को चलाते थे, ये इकाई स्वतंत्र होती थी और उस समय के सम्राट इस गांव के शासन व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो क्या आधुनिक जो राज्य व्यवस्था है जो अंग्रेजों ने हमें दी, जो कहा जाता है भारत में अंग्रेजों ने आधुनिक राज्य व्यवस्था दी, ये सही था? शायद आप सभी आदरणीय सदस्यों को इसका उत्तर भी मिल चुका होगा। चोल शासक प्रसिद्ध भवन निर्माता भी थे। सिंचाई की व्यवस्था, राजमार्गों के निर्माण आदि के अतिरिक्त उन्होंने गांवों की स्थापना की। उन्होंने एक विशाल मंदिर तंजौर में बनाया, जिसे राज राजेश्वर मंदिर जिसका नाम हुआ। यह भारतीय मंदिरों में सबसे अधिक ऊंचा हुआ करता था, सबसे बड़ा मंदिर अभी भी है। तंजौर के मंदिर की दीवारों पर कई चित्र उकेरे गए, जिसकी प्रासंगिकता आज भी है। राजेंद्र प्रथम ने अपने द्वारा जो निर्मित गंगेकोंडपुरम तिरुचिरापल्ली में बनाया, जिसको राजधानी भी बनाया गया, इस प्रकार के अन्य, और वहीं पर एक मंदिर बना गंगेकोंडपुरम। इस तरह का विशाल मंदिर आज भी एक परिकल्पना हो सकती है। चोलों के राज्यकाल में मूर्ति कला का भी बहुत बड़ा विकास हुआ और इस काल की पाषाण एवं जो धातु की मूर्तियां हैं बहुत ही सजीव थी। भगवान नटराज की मूर्ति चोलों की वंशजों की ही देन है, जिसे हम अलग अलग ऑफिस में और अलग अलग मोमेंटों में, अलग अलग मंदिरों में देख सकते हैं। चोल शासन के अंतर्गत साहित्य की भी बड़ी उन्नति हुई। इनके शक्तिशाली जो विजेता हुए हैं, राजा हुए हैं, उनके प्रशस्ति के लिए कई ग्रंथ लिखे गए। इस प्रकार के ग्रंथों में जय गोंडार, यानी जो ये राजवंश था, इनकी जो विजयी प्रशंसा रखी गई, जय गोंडार। यहाँ गोंडार उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग का एक अंतिम गांव भी है, गोंडार, जहां से मधमेश्वर जाते हैं। तो मुझे एक लिंक उससे भी मिलता है कि ये गोंडार भी शायद हो सकता है चोल वंश से संबंधित कुछ होगा, लेकिन मेरे पास उसकी कोई साक्ष्य नहीं है। इसके अतिरिक्त तिरुपल देव लिखित जीवक चिंतामणि, तिरुपत देव के द्वारा लिखी गई जीवक चिंतामणि तमिल महाकाव्यों में सबसे अति उत्तम, सबसे उत्तम जो साहित्य बना वो जीवक चिंतामणि कहा जाता है। इस काल के सबसे बड़े जो कवि वो कम्बन थे और हमने कम्बन रामायण की बहुत बार चर्चा सुनी होगी। इस रामायण की जो रचना हुई कुलोतुंग नामक राजा के शासनकाल में हुई थी और इसके साथ ही व्याकरण, कोश, काव्य शास्त्र, छंद और कई तरह के ग्रंथ उस समय बने थे। चोल साम्राज्य का क्योंकि जब उत्थान होता है तो पतन भी होता है
और चोल साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वो कुलोत्तुंग थे, कुलोत्तुंग द्वितीय थे। और कुलोत्तुंग द्वितीय धीरे धीरे निर्बल पड़ने लगे थे। वो अपने राज्य को अक्षुण्ण बनाने में असफल रहे और दूर दक्षिण में जो पांड्य और केरल और सिंघल यानी श्रीलंका में सभी लोगों ने विद्रोह बढ़ा दिया था और चोलों की अधीनता से मुक्त लोग होने लगे थे। समुद्र पार जितने भी देश थे और द्वीप थे, वहां भी राजेंद्र प्रथम ने जो आधिपत्य स्थापित किया था वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। द्वार समुद्र के होयसाल और इसी प्रकार के दूसरे राजवंश उन्होंने भी लगभग विद्रोह करना शुरू कर दिया था। चोलों के अनेक जो सामंत थे धीरे धीरे राज्य से हट रहे थे और ये दरबार षड्यंत्रों का शिकार हो गया था। लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो इस तरह से सामने आती हैं कि जो चोल राज्य वंश, जिसको हम 9वीं शताब्दी न मान करके ईसा से भी पूर्व की बात अगर माने तो तब से लेकर के उसी यानी ईसा के बाद जो आधुनिक कावेरी जो घाटी है वहां पे कोरोमंडल है, त्रिनाचली है, तिरनापली और तंजौर तक की जो विकास की गाथा है उसमें ये देखने को मिलता है कि चोलों ने कोई एक जगह अपनी राजधानी स्थापित नहीं की, बल्कि उन्होंने जिस क्षेत्र को विकसित किया वहां राजधानी ही बना दी। यह क्षेत्र उसके राजा की शक्ति के अनुसार घटता बढ़ता था और वो अपने इसी अनुसार इसी जो अपने राज्याभिषेक के आधार पर ही आगे बढ़ते थे। इनकी जो करेंसी थी वो सोने की का सिक्का था जिसे कासू कहते थे। और इस तरह से हमने देखा कि उन्होंने नटराज शिव मंदिर बनाया, राजराजेश्वर मंदिर बनाया और मंदिरों में गोपुरम की स्थापना की और उसमें गुंबद लगाया। साथ में उसकी जो यानी उस वंश की, उस साम्राज्य की जो भाषा थी वो संस्कृत और तमिल थी। इस तरह से हम चोल वंश के कुछ पहलुओं को इस कहानी में छुपाए हैं। यदि आपके कुछ प्रश्न उठते हों तो उस पे चर्चा की जा सकती है। यदि मुझे कुछ ज्ञात हुआ यानी मुझे कुछ स्मरण रहा तो मैं उत्तर देने में सक्षम हो सकूंगा। धन्यवाद, प्रणाम। ओम जी ओम। रमेश मेहरा नर्मदापुरम से चोल वंश के संबंध में जो स्वर्ण युग कहा जाता है उस स्वर्ण युग की जो प्रमुख जो बातें थी कि जो स्वर्ण मुद्रा थी और स्वर्ण मुद्रा को जो है कपड़े के व्यापार से, फसलों के व्यापार से सोना प्राप्त होता था। इस पर थोड़ी चर्चा की जाए। ओम जी, बहुत ही सुंदर। क्योंकि जब परसों ये लिंक साझा किया तो आदरणीय मेहरा जी को मैंने गुरु जी कहा, क्योंकि वो शिक्षक रहे हैं और उनको इतिहास की बातें ज्यादा अधिक अच्छे से भी पता है और मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा। लेकिन सर मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि जो इस चोल वंश के समय में बांध का निर्माण हुआ उसमें ये कहा जाता है कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में, कई हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस बांध के द्वारा सिंचाई व्यवस्था होती थी। यानी कृषि की उस समय जो व्यवस्था थी इतनी विकसित थी कि सिंचाई के लिए बांध उस समय बन गया था, जो कि भारत ही नहीं विश्व के सबसे पुराने बांधों में से एक है, जिससे कि अंग्रेजों ने भी अलग से नाम दिया। और साथ में उनकी जो राज व्यवस्था थी और राज व्यवस्था में जो ग्रामीण व्यवस्था थी, ग्रामीण व्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित थी और उस कृषि जो कार्य करने वाले लोग थे यानी जो ग्रामीण लोग थे वही चयनित होकर के ग्राम शासन चलाते थे और वहाँ का जो वित्त था वो खेती से ही आता था। साथ में ही जो आपने कहा जो स्वर्ण मुद्रा थी उससे वो जो लेन देन का व्यापार करते थे और जो दूसरे देशों तक की जो व्यापार व्यवस्थाएं होती थी तो संभवतः है वो स्वर्ण मुद्रा के माध्यम से ही होती होगी और कृषि इसका प्रमुख अंग रहा होगा। मैं आदरणीय सदस्यों को इस प्रश्न को आगे बढ़ाने हेतु निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। बहुत ऐसी लग रहा था कि सुनते रहें। ये इतिहास जो
जो आज हम दूर होते जा रहे थे, बहुत सुंदर। और किसी भाई का, किसी बहन का, कोई आदरणीय दिनेश जी के द्वारा जो इतिहास बताया है चोल वंश का, उसमें अगर कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित है, आप अनम्यूट करके अपनी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आदरणीय प्रणाली मराठी जी महाराष्ट्र से है बहन, आपको आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी बात रखें। ओम। ओम। आदरणीय हमारे योगाहार मंच को, सभी भाई बहनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम मैं सुन रही थी तो मैं अचंभित हो गई। आदरणीय हमारे मार्गदर्शक पवन कुमार जी के मार्गदर्शन में है जो शुरू हुआ हमारा दिव्य इतिहास का कार्यक्रम, तो दिव्य और अभूतपूर्व ज्ञान के खजाने का भंडार हमारे सामने, हमारा गौरवशाली इतिहास प्रस्तुत जो हो रहा है, इसके लिए मुझे तो धन्यता लगी। उनके इस विचार को शत शत नमन, वंदन, प्रणाम। आज दिनेश जी के अमृत वाणी से इस इतिहास को सुनना मेरे लिए तो एक अभूतपूर्व अनुभव था। इसी तरह इतिहास का निवेदन करने के लिए अपने संस्कृति से बहुत आस्था, अभ्यास और गहन पढ़ाई की जरूरी है। तो ही इसी तरह आपका जो बोलना था वो मुझे लगा कि बहुत अभ्यास के कारण ही आप बोल रहे थे और ये जिम्मेदारी आप पर दी गई। ये सुनते वक्त एक ही विचार बार बार मन में आने लगा कि किमान 100-200 हमारे संस्कृति प्रेमी योग शिक्षक इसके श्रोता होने आवश्यक थे। इतना अभ्यास पूर्ण और माँ सरस्वती का साक्षात दर्शन उनके मधुर वाणी से हो रहा था कि मैं अचंभित हो गई। आपने तो कहा मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, लेकिन आप जब बोल रहे थे तो लगा आप इतिहास, अध्यात्म और साहित्य के जानकार है। तो ज्यादा वक्त नहीं लेती हूँ, मैं तो सुन्न हो गई हूँ और आपके वाणी को और पवन जी के इस कार्यक्रम शुरू करने के लिए मैं आभार ज्ञापित करती हूँ मन से। ओम। मुझे तो लगा इस समय मेरे बहुत योग प्रेम, मैंने ही नहीं, मेरे बहुत साथिया है। कोरोना काल में हमने 500 योग शिक्षक बनाए, स्वामी जी ने जिनकी दखल ली थी, तो वो 500 योग शिक्षक और हमने जो 12 बरस में इतने आदमी जुड़े हैं वो भी बहुत संस्कृति प्रेमी बन गए। इनको ये सुनने को मिलता ना तो बहुत अच्छा होता। ऐसा बार बार मेरे मन में आने लगा था। मैं ऐसे, मेरा तो मन ऐसा ही है कि मुझे अकेले के लिए कुछ नहीं चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये सुनने को मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रचार और प्रसार, तुम्हारी जो इतनी अद्भुत वाणी, इतने विचार है, हमारे आदरणीय मार्गदर्शक पवन कुमार जी, इनका जो विचार है कि हमारे भारत को ऊंचे स्थान पर, और स्वामी जी, आचार्य जी ये जो काम कर रहे हैं बहुत सारे लोगों तक जल्द ही जल्द पहुंच जाए। और ये जो आक्रांता है, मैं देखती हूँ, मैं एक माँ हूँ, एक स्कूल में हेड मिस्ट्रेस हूँ, तो मुझे बहुत व्यथा होती है। मैं संतुष्ट कभी नहीं होती है क्योंकि मैं बहुत बारीकाई से ये अभ्यास करती हूँ और मुझे रोज लगता है क्या चल रहा है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारी ये पीढ़ी कहाँ जा रही है, ये कब सुधरेगा। क्योंकि मुट्ठी भर लोग सुधरे तो जमाना नहीं बदलेगा, बहुत सारे लोग सुधरने चाहिए। यही मेरी पीड़ा मन की हर रोज मैं इस कार्यक्रम से जुड़ने को प्रेरणा देती है। लेकिन लगता है कि काम बहुत बड़ा होना चाहिए। मैं ज्यादा बोल रही हूँ। ओम। धन्यवाद। आपके विचार बहुत ज्यादा बड़े हैं, आपके विचारधारा बहुत बड़ी है, इसलिए आप ज्यादा बोलना चाहिए आपको, आप कम बोल रही हैं। आप जब भी हरिद्वार आप 10 दिन के शिविर में गई, रास्ते में आपने फोन लगाया, भैया आज हम योगाहार कार्यक्रम से वंचित हो रहे हैं, इस बात का हमें कष्ट है। अभी आपको कोई सरकारी काम या जो भी स्कूल के जिम्मेवारियां मिली, उनमें भी आपने अपनी
योगाहार कार्यक्रम से अगर एक दिन भी आप नहीं सुन पाती हैं तो आपको कष्ट होता है अंदर आत्मा में। यह हमारे कार्यक्रम की महत्वपूर्णता आप बता रही हैं। और आपने जो कहा है कि वाकई में आदरणीय पवन सर जी ने जो एक इतिहास की बात इस सदन को में जो कही है, इससे देश को बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। जैसा आपने सुझाव दिया है, आदरणीय पवन सर जी सुन रहे हैं और सदन सुन रहा है। यहाँ तो आप कोई भी एक साधारण व्यक्ति कोई सुझाव देता है राष्ट्र हित में, समाज हित में, उन सुझाव को गंभीरता के साथ प्राथमिकता देते हुए उस पर विचार करते हैं हमारे सभी विद्वान जन और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। आदरणीय प्रणाली बहन जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद जो आदरणीय दिनेश जी के उच्चतम अध्ययन, उच्चतम विचार पर आपने कमेंट किया। आदरणीय ओंकार नाथ जी महाराष्ट्र से, ओंकार नाथ जी झारखंड से अपनी बात रखने के लिए सादर आमंत्रित हैं। आपका स्वागत है जी। नमस्कार मुनिलाल भैया जी। सबसे पहले पवन सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह के इतिहास को, विषय को रखा है हमारे हम सभी के सामने, क्योंकि कोई भी विषय की पर काम करने के लिए पहले उस विषय की ज्ञान होना जरूरी है। तो हम सभी ने जो विषय पर काम कर रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना, और हमारे जैसे महापुरुषों ने सपना देखा है और हम भी उस सपने में शामिल हैं कि हम अपने भारत को कैसे विश्व गुरु बनाएं। और तो इसमें हमारा दायित्व तो बन जाता है किसानों का भी, कि किसान को उसमें क्या भूमिका होना चाहिए। तो इस विषय पर काम करने के लिए विश्व गुरु बने तो उस विषय का ज्ञान होना चाहिए। और उस ज्ञान के लिए सबसे पहले हमारा इतिहास को भी खंगालना जरूरी पड़ता है कि हमारे किन खूबियों कारण हमारा समाज, हमारे राजाओं ने साम्राज्य स्थापित किया, और फिर किन कमियों के कारण फिर हमारा साम्राज्य का विलय हो गया। तो दिनेश समाल भैया से निवेदन करूंगा कि वो उन खूबियों पर भी चर्चा करें कि किन खूबियों के कारण हमारा साम्राज्य स्थापित हुआ, राजाओं ने स्थापित किया, और फिर किन क्या कारण रहा कि फिर वो विलय के कारण बने। जी धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय ओंकार नाथ जी, महत्वपूर्ण आपने अपना सवाल किया। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय, जब मैं चोल वंश के प्रारंभ की बात कर रहा था, तो चोल वंश के जो प्रथम राजा उर्वा परहर्रे इलंचेनी थे, वो कहीं ना कहीं सम्राट अशोक के साम्राज्य और उसकी शिक्षा से प्रभावित थे। और उन्होंने भी ये संकल्प लिया था कि वो एक अखंड भारत की स्थापना करेंगे। लेकिन वो इस कार्य में उतने सफल नहीं हुए जितने सफल उनके जो अग्रिम पीढ़ी करिकाल जो राजा थे वो हुए। और उन्होंने लगभग कुछ 100 साल तक, यानी उनके वंश ने कार्य किया। लेकिन फिर भी बीच में वो विलुप्ति की कगार पर आ गए और चोल वंश के लोग सामंत बन गए, दूसरे राज्यों के कहीं मंत्री बन गए और कहीं क्लर्क बन गए। लेकिन जब बात आई 9वीं शताब्दी की शुरुआत की, यानी 800 कुछ जो साल रहे होंगे, तो तब ये उभर कर फिर विजयालय ने एक कार्य आगे बढ़ाया अखंड भारत का। और उसके बाद जो राजेंद्र चोल हुए हैं, तो जिससे कि विदेश के राजा डरते थे, उनका नाम सुनते ही डरते थे कि जैसे कि आज के कुछ राजनीतिज्ञ किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो हवा बन जाता है कि वो आ रहा है, वो आ रहा है। तो इसी तरह से राजेंद्र प्रथम जब विदेशों में जाते थे अपनी यात्रा के बहाने ही, तो लोग डरते थे। लेकिन वो डर क्यों था? वो डर था अपने राज्य में, अपने देश में सुदृढ़ राज्य व्यवस्था, अपने लोगों की संपन्नता और समृद्धि को उन्होंने विकसित किया था। साथ ही किसानों की जो व्यवस्था थी, ग्रामीणों की व्यवस्था थी, अपने जो मंत्रियों और प्रशासन के जो अधिकारी थे उनको सुसंगठित बनाया था। वो एक व्यक्ति को देख के नहीं डरते थे, और एक व्यक्ति से सुदृढ़ता भी नहीं आती है। यानी हमने व्यक्ति से व्यक्ति का विकास, व्यक्ति से और विकास, उसके विकास से व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होगा या होता होगा। और उस तरह से एक राजा सुदृढ़, एक राष्ट्र सशक्त, एक प्रधानमंत्री शक्तिशाली हो सकता है। और यही बात आगे भी रही। लेकिन पतन का कारण भी हमें देखने को ये मिलता है, और बहुत कम बातें देखने को मिली। लेकिन कारण वही कि किसानों को, जनता को और शासन व्यवस्था में लोगों की हेर देख नहीं हुई, उनका टेक केयर नहीं हुआ, और लोग सरकने लगे जैसे हाथ से बालू
फिसल जाता है, इसी तरह से लोग हटने लगे और राज्य कमजोर हो गया और राज्य का पतन हो गया। जी धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। आपने आदरणीय ओंकार नाथ जी के सवाल का जवाब दिया, किस कारण जो है ये राज्य समाप्त हुआ। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव। सदन ने बहुत तैयारी की है, कई हमारे साथी भाई बहनों ने इस YouTube चैनल को देखा है और इतिहास को जाना है। सबके मन में अपनी अपनी बात रखने का विचार है और ये रखी जाएगी, सबको सुना जाएगा। मैंने इसलिए हाथ उठाने के लिए निवेदन किया था कि जो व्यक्ति सबसे पहले हाथ उठाएगा उसको हम आमंत्रित करेंगे, और जिनके पास कोई इतिहास आपने पढ़ा है, कोई आप कहानी सुनाना चाहते हैं, तो आप सदन में अपना हैंड वॉश कर सकते हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं। जब तक मैं आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सदन को इतिहास के बारे में अपना संबोधन प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। शायद रघुवीर सिंह रावत जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय रवि आदित्य जी को। क्योंकि कल रवि आदित्य जी का उद्बोधन पूरा नहीं हो पाया था समय अभाव के कारण, और आप इतिहासकार हैं, इतिहास आप हमेशा किसानों के बारे में बताते रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप आएं और सदन को संबोधित करने का कष्ट करें। बिहार बहुत से बहुत आदरणीय रवि आदित्य जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। बहुत ही अच्छी और सारगर्भित बात दिनेश जी ने कही है अभी, और मैं भी उस चीज़ को सुन रहा था। और अभी जैसे ओंकार जी के प्रश्नों के बाद कि कैसे चोल वंश के पतन में और चोल वंश के बाद की जो श्रृंखला थी, जो पांडे वंश की शुरुआत की, तो एक बिखराव और एक ठहराव जो होता है, जो 9वीं शताब्दी में इस वंश की शुरुआत में जो जितने उन्होंने इतने जो कहते हैं ना कि ब्रीफ किसी चीज़ को बताया है, जानकारी हम लोग से साझा की है, उसके लिए दिनेश जी का आभार। और इस वीडियो में भी जो YouTube चैनल में जो आदरणीय पवन सर ने हम लोग को बताया था कहने के लिए, तो कल की जो मैंने प्रथम 2 जो चैप्टर्स थे, जिसमें जो भारत की गणना से संबंधित जो जानकारियां थी कि किस प्रकार कितना फैलाव हमारे देश के लोगों का हुआ था, और खासकर जो हड़प्पन सभ्यता के बारे में, तो आप लोगों में से मैंने ग्रुप में कुछ फोटो मैंने डाले थे। वो जो एक म्यूजियम के अंदर में जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के स्तर पे वो कार्यक्रम स्थापित किया गया था, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि जिस मोहनजोदारो पीरियड का मैंने चर्चा किया था, उसकी आयताकार एक ईंट की तस्वीर थी। फिर कल जो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से भगवान शिव की या विष्णु की पूजा होती थी या देवी की प्रतिमा की पूजा होती थी, तो वो कुछ चीज चिन्हित थे, कुछ पत्थरों के टुकड़े थे, कुछ उनके हथियारों के टुकड़े थे, जो उस वक्त की चीजें थी, जो मैंने आप लोगों के साथ उसको साझा की। कि एक चीज क्या होता है कि जब आप प्रतीक के रूप में देखेंगे, अगर जो ज्यादातर परंपरा में क्या आती है कि हम लोग इस चीज में चर्चा में आए कि हमारे जो नॉर्थ और साउथ में जितनी भी नॉर्थ की मंदिरें रही उसको अलग अलग लोगों ने, जबकि अगर आप खासकर अगर हमारे यहाँ बिहार की भी चर्चा आती है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा आती है, तो जो खिलजी के द्वारा उसको जलाया गया तो 1 महीने तक जला, और खिलजी के ही एक सेनापति थे, उनके द्वारा अगर आप कहा जाए कि चोल के समापन का वो कारण भी वही बना, जो खिलजी का सेनापति था, क्योंकि इन लोग का एक मानसिकता रहती थी सिर्फ लूटने की, लूट के हमको अपने क्षेत्र में यहाँ से जितनी धनराशि है आप लेके जाएं, और अच्छे से अच्छे साम्राज्य के पतन में भी। क्योंकि देखिए इतिहास के अंदर में क्या आता है कि एक जिस चीज की नींव अच्छे से पड़ी होती है, एक अनुशासन के साथ होता है, और बिखराव का कारण भी एक जो क्षुद्र लालसा होती है वो आता है। किसी भी आप चैप्टर में देखेंगे, ये हमारे जो कहते हैं ना कि प्राचीन भारत के इतिहास में, तो कहीं ना कहीं एक वैसा व्यक्ति होता है जो अपनी लालसा के कारण, अपनी इच्छा के कारण उसको वहां पे जाकर के डुबो जाता है। आप इस पूरे घटनाक्रम में जब दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा के बारे में पृथ्वीराज चौहान की बात आई, तो उन्होंने भी इस बात पर चर्चा में कहा था कि आप शत्रु को कैसे पहचानने के बाद, अगर आप शत्रु को अगर आप किसी चीज में अगर आप माफ करते हैं,
तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी वो कमी है, आपकी उदारता नहीं। अगर आप शत्रु को आपने चिन्हित किया, शत्रु को आपने पराजित किया, और वो वहाँ पे अगर आप छोड़ते हैं, फिर वही शत्रु आपको बंदी बनाता है और आपकी हत्या का कारण वो बनता है। तो ये हत्या के कारण के बाद अभी आकर के शायद आप लोग को न्यूज में पता चला होगा, एक शेर सिंह राणा जी थे, उन्होंने उनकी कब्र पर से जाकर वहां से जो अस्थियां थी वो निकाल के लाए। तो एक जो शिक्षा हमारे यहाँ क्या है कि आप अगर एक लर्निंग जो हमारे लिए आई, एक जो हम जिस चीज को हम लोगों ने देखा कि आप अगर समाज में भी और देश के साथ भी वैसे वैसे लोग एक या तो कहीं इमोशनल रूप से उनकी एक अदूरदर्शिता साबित हो गई, जिसके कारण वो चूक गए जहां से वो गलतियां उनके साथ हुई। मोहनजोदारो पीरियड में भी ऐसी चूक थी, नहीं तो वो कभी भी उसके नष्ट होने का कारण नहीं होता, क्योंकि इतनी सिविलाइज्ड थी, इतनी सुव्यवस्थित थी, जहाँ पे बहुमंजिली इमारतों का बनना, बहुमंजिली इमारतों के बाद उनका उस तरह से बिखराव होना, क्योंकि आप एकदम पीक पे चले जाते हैं। क्योंकि एक बात जब आई सामने कि जब मोहनजोदारो का कल्चर डेवलप था, उस समय में दूसरे जगहों में इजिप्ट वगैरह में शुरुआत हो रही थी, चाइना वगैरह की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। तो अपने क्षेत्र में जहाँ पर आप एकदम अच्छे जगह पर हो, कंफर्टेबल पोजीशन में हो, तो फिर आप के अंदर वो चीज़ कैसे आती है कि आप बिखर जाते हैं। फिर और इन बिखराव के पीछे में कारण भी वही पनपता है। आप किसी बड़े से बड़े राजवंश को देखें, और जो आर्किटेक्ट आता था तो हमें दिखाया किया गया, जो आर्किटेक्ट आज हम देख रहे हैं, जो विजुअल है। तो कल मेरा उद्देश्य ये चीज़ था कि जिस सत्र पे जी मैंने चर्चा की, उससे संबंधित मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर दिखा सकूं। और अभी जो चोल राजवंश है, जो दक्षिण भारत में जितने भी टेम्पल है, जितने भी इस आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर है, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको अंदर से वो गर्व फील होगा कि ये चीज़ें जो है हमारे देश में पहले से बनाई गई हैं, इनके द्वारा बनाई गई और इस शताब्दी में बनाई गई है। तो उस चीज़ों को जब आप देखें, कल जो मेरे पास वैसे बहुत सारे उस म्यूजियम के कुछ फोटोग्राफ्स थे, तो जिसमें से मैं सिर्फ उन 2 चैप्टरों से संबंधित मैंने डाला कि आप उसमें वैसी भी चीज़ें थी जो उन जमाने के लोग हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे थे, जो पत्थर के रूप में प्रयोग कर रहे थे। मतलब एक ऐसी चीज़ें आती हैं सामने में कि आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ करके लेके जा रहे हैं उस क्षेत्र की तरफ से, जो उसका प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि उस कालखंड में अगर किसी बात को आप देखें तो उससे साथ वो जुड़ा होगा, क्योंकि वो उसकी शुरुआती समय से होता है, उनके संघर्ष के पीरियड का होता है। और जैसे अभी दिनेश जी ने उनकी नौसेना बेड़ा के बारे में बताया, तो एक बहुत दूरदर्शिता वाली पीरियड थी उनकी, कि आप श्रीलंका से लेके म्यांमार तक में आप जा रहे हैं, तमिलनाडु को आप कर रहे हैं, तो आप अपने आंखों को बंद करें, भारत के नक्शा को ध्यान में अगर आप ला सकते हैं तो उसको लाएं, और उस चीज को इमेजिन करें आप कि ये श्रृंखला कैसे जा रही है, किस प्रकार उनकी नौसेना बेड़ा पे उनकी पकड़ थी, कैसे वो इस चीज को प्रोजेक्ट करते थे। और व्यक्ति का की जो आभा होती है वो तभी वो सक्रिय होने लगती है जब उसके कुछ कार्यक्रम उसे प्लान्ड वे में होते हैं, जब उस चीज को वो करता है वहां जा करके। और इसमें जो एक क्षुद्र लालसा जिसको मैं कहूँ, कि क्षुद्र लालसा में उसके पतन का कारण भी यही से शुरू हो जाता है, कि जब जहाँ पे कोई व्यक्ति उस शासन काल में आया, एक लंबे शासन काल में, और जैसे जो गिरावट आएगी, जैसे चोल में राजेंद्र चोल थे, उनकी डेथ के बाद से जो जिन्होंने जिक्र भी किया कि विजयालय की जो उनकी जो रेखा थी, जो कहते हैं ना, जो विनिंग एटीट्यूड रहती थी, उसमें वो गिरना चला जाता है। तो जो हमारे कोई भी जो सर्वाइवर्स होते हैं, जो हमारे उत्तराधिकारी होते हैं, वो उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो कभी भी एक चीज पे हमेशा ध्यान हमको करना होगा कि हमारे अंदर जो दक्षिण भारत का पूरा क्षेत्र है, उस मैप को आप याद करें, रामायण के क्षेत्रों को याद करें, कि किस तरह से अगर आप जो हमेशा चर्चा में आती थी कि जो कंक्रीट स्ट्रक्चर हमारे जीवन में आता है, राम सेतु का, द्वारिका के स्ट्रक्चर का, द्वारिका का भी कुछ अभी डीडी न्यूज पे आ रहा था कि जो भी कुछ चीजें हैं उनको गोवा के एक लैब में दोबारा भेजा गया है करने के लिए, एक जांचने के लिए कि वो आपके पुराने इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो एक हम लोग को खुद ही चिन्हित करना होगा। खुद ही आप देखेंगे, आप अगर कहीं जाएं, अगर आप दिल्ली भी भ्रमण के लिए जाएं, तो दिल्ली में जाकर के आप मेहरौली में जाएंगे तो देखेंगे किस तरह से किसी चीज को तोड़ा जाता है, कि मंदिरों को तोड़ करके मेहरौली में जो कुतुब मीनार का जो क्षेत्र है वहाँ उसको डेवलप किया गया। अलग अलग जो कहते हैं ना कि कुछ स्ट्रक्चर में भगवान की मूर्तियों का है, वो सारी चीजें की गई हैं। तो ये कैसे आप उसको रेक्टिफाई करेंगे? तो वो आप कर तो नहीं सकते हैं, पुरानी चीजें बन गई हैं, लेकिन उस चीज को आप सीख सकते हैं, अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं,
कि किसी चीज की शुरुआत ऐसे हुई थी तो उसका अंत इस प्रकार से हुआ था। उन लोगों के बीच में जो आखिर आखिर जाते में भी कि किसी भी राजा और उनके वंशजों के बीच में जितनी अच्छी रही, और इनकी भी जो ऐसा करते हैं ना कि अगर चोल को अगर हम स्थापित के बाद में अगर पांड्या वंश की भी बात करें तो उनकी भी श्रृंखला बहुत लंबी नहीं चली, क्योंकि उनकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी। तो एक ओवरऑल जो दक्षिण भारत का क्षेत्र रहा, जो सुदूर तमिलनाडु से लेकर के पूरे लंबे तक का, क्योंकि समुद्री क्षेत्र था, उस भारत के अंतिम जो पूछ वाले हिस्से को हम जो देखते हैं ऊपर कश्मीर और नीचे में तमिलनाडु का क्षेत्र, और आप देखेंगे कि एक जो म्यांमार का जो हिस्सा दिखता है, तो उन चीज़ों के बीच में एक इतनी अच्छी शुरुआत के साथ टेम्पल स्ट्रक्चर में तो एक से बढ़कर एक टेम्पल आपको दिखेंगे, जबकि कभी भी हमें प्रोजेक्ट नहीं किया गया। आप अगर 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में जाते हैं जो 7 आश्चर्य में, तो उसमें आपको पीसा का मीनार को बताया जाता है, जबकि उससे अच्छी स्थिति में आप बनारस की तरफ जाएं तो ऐसे बहुत सारे मंदिरें आपको मंदिर दिखेंगे जो झुका हुआ है, उससे ज्यादा जो कहते हैं ना एंगल पे डिग्री पे वो झुका हुआ है। तो एक तो हमारे साथ है कि रटी रटाई बात पे जो सिलेबस में हम उसको देख रहे हैं, लेकिन हमें अपनी भी जो कहते हैं ना इच्छा को उसको जागृत करना होगा। और एक स्वतः जो है, जो अभी दिनेश जी ने कहा, सेम वो बातें मेरे साथ भी है कि मैं भी विज्ञान का छात्र रहा हूँ, और वहाँ पे एक जो अभिरुचि रही है वो हिस्ट्री में रही है। तो हिस्ट्री में इसलिए भी रही क्योंकि जानने की प्रवृत्ति में रही कि क्यों इस प्रकार से ऐसा रहा, और आप उस चीज को जब जानेंगे तो आपके अंदर वो खोजी प्रवृत्ति स्वतः जागृत होगी, आप उसको खोजने लगेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैं प्रयास करूंगा कि जैसे जो सत्र चल रहे हैं उससे संबंधित अगर मेरे पास जो भी कुछ वैसे फोटोज हैं उस म्यूजियम से संबंधित, तो मैं आप लोग से पुनः आज फिर साझा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। आदरणीय रवि आदित्य जी, आपने दिनेश जी ने और आदरणीय रवि आदित्य जी ने, इसके पहले आदरणीय पवन सर जी ने जो हमको दिशा दी है, उस पर हमारे हमने मुंह बोला भी है कि सदन में अगर मन में कोई की बात आती है, कोई के भाव आते हैं, या तो अनम्यूट करके अपनी बात पूछ सकते हैं, रख सकते हैं। अब मैं आगे वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना मार्गदर्शन, अपना सुझाव सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को कि वो आए और सदन में अपना विचार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। भुवनेश्वर राय जी, उत्तर प्रदेश झारखंड से। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज की इस योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम बड़े अच्छे चल रहे हैं, योगा सब लोग कर भी रहे हैं। आगे समय समय पर हर क्षेत्र की जानकारी हम लोग लेते हैं, और निश्चित रूप से जितने लोग हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बात को अन्य जगहों पर रखते भी हैं। निश्चित रूप से कल भी मैं ये जो वीडियो था वो बहुत कम देख पाया, जैसे शुरुआत के जो रवि आदित्य जी बताए वही मैं देख पाया, और इससे आगे और देखने की कोशिश करूंगा, और कुछ और मुझे लगेगा तो वो आप लोगों को शेयर भी करूंगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इतिहास से हम लोगों को सीख मिलता है, और उस इतिहास में ये चीजें रहती हैं कि कौन लोग अच्छे काम किए और फिर कैसे उनका पतन भी हो गया। अगर वो कायदे से कोई कार्यक्रम अगर नहीं चलता है तो उसका पतन भी हो जाता है। वही चीजें इतिहास से सीख करके हमको इस आज के परिदृश्य में लाना है। मुझे लगता है कि आज भी हम लोग काफी ऊंचाइयों पर हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये जरूर है कि पहले की जो मंदिरों की व्यवस्था, जो कलाकृतियां थी, वो सारी चीजें अब उस तरह से देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कर सकते कि नहीं, आज हम पहले की अपेक्षा काफी पीछे हैं। आज भी हम काफी आगे हैं, और धीरे धीरे अगर
कुछ दिन बाद आज की बात की चर्चा की जाए तो आज भी तमाम इतिहास इस तरह के बन जाएंगे कि हाँ हम लोग कैसे चले। हाँ जरूर कुछ विनाश के कारण बने, कुछ हिंदू संस्कृति पर आघात जरूर हुआ, कुछ मंदिरों पर आघात जरूर हुआ जो बीच में जो मुगल साम्राज्य आए, और इसी चीज का ध्यान में रखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है, क्योंकि आज का परिवेश ऐसा है कि उसमें एक सिस्टम के हिसाब से चलना होता है और उसी हिसाब से हम सभी लोग गवर्नमेंट के साथ मिलजुल कर चल रहे हैं। गवर्नमेंट भी प्रयास कर रहा है कि जो भी चीजें अच्छी हैं उनको थोड़ा सा देख लिया जाए और काफी जो कमियां पीछे रही उसको धीरे धीरे करके कुछ सुधार भी हुआ है, और निश्चित रूप से आगे इसका भी एक इतिहास बनेगा कि इस तरह से ये काम कुछ खराब हो गया था लेकिन बाद में चल करके कुछ लोग आए और उसको पटरी पर लाए, कुछ व्यवस्थाएं ठीक हुई। हो सकता है कि इसी तरह से कार्यक्रम चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। बस इसी के साथ मैं एक बार फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप उसको किसी एक कहानी को अवश्य सदन में प्रस्तुत करें, क्योंकि हम सभी विद्वान जन जो हमारे मार्गदर्शक दीर्घा में युवाहार कार्यक्रम में महानुभाव जुड़े हुए हैं, उन सबका मार्गदर्शन हम इस युवाहार कार्यक्रम में चाहते हैं ताकि हम सबको लाभान्वित हो सकें। आदरणीय हमारे उत्तराखंड से कुलदीप उनियाल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और वो भी अपने विचार सदन में व्यक्त करने का कष्ट करें। आदरणीय कुलदीप उनियाल जी तक शायद मेरी आवाज जी ओम। कल्पना जी ने हैंड रेस किया था तो उनको आमंत्रित किया जाए। जी जी, आदरणीय बहन कल्पना जी आए और अपने सुझाव सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। सभी को प्रणाम। ओम जी। जी बहन जी अपने परिचय जी मैं अपना परिचय बताना चाहूँगी। आप मैं अभी इसी वर्ष जो अभी सेवा कार्य के लिए जो पतंजलि में हरिद्वार में जो शिविर हुआ था उसमें गई थी। मैं नई हूँ, मैं गलती से मेरा हाथ उठ गया था, तो इसमें मैं जुड़ी हूँ। कृषि के लिए मैंने सेवा कार्य लिया हुआ है, तो मैं सुन रही हूँ, लेकिन सुबह योगा क्लासेस लेती हूँ, इस वजह से मैं पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगी। और क्लासेस लेने के बाद मैं इधर आके फिर मैं ज्वाइन हो जाती हूँ। तो मैं सुन रही हूँ और मैं सीखना चाहती बहुत ही प्राकृतिक खेती के लिए। बस धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय बहन जी। आप इस योगा कार्यक्रम में जुड़े हैं और रोज सुनती हैं और योग क्लास लगाती हैं। ये प्रसाद का काम आप कर रहे हैं, आपके प्रसाद को नमन। इसी प्रकार का स्नेह योगाहार कार्यक्रम से बनाए रहेगा। अब मैं आदरणीय रविचंद्र मेहरा जी। जी ओम। हम जब इतिहास के पाठ्यक्रम को देखते हैं और टेक्स्ट बुक को देखते हैं तो ये हुआ है कि जो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं तो जो प्राचीन काल के इतिहास को जो है इस तरह से लिखा गया है कि वो थोड़ा सा क्लिष्ट लगे, और मध्यकाल और आधुनिक काल के इतिहास को सरल कर दिया गया है। तो उससे क्या हुआ है कि जो विद्यार्थी है वो मध्यकाल को ले लेते हैं और या आधुनिक काल को पढ़ते हैं। हमारे प्राचीन काल के इतिहास को लोग ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा हमने महसूस किया है। और जो संदर्भित ग्रंथ है उसको भी कोई बहुत ज्यादा, जब तक क्या है हम पाठ्यक्रम में जो सीधी सीधी बातें हैं उसी के आधार पर परीक्षा पास कर लेते हैं, और संदर्भित ग्रंथों को यदि नहीं पढ़ते हैं तो इस तरह की जानकारियां बहुत ज्यादा उसमें मिलती नहीं है जिस तरह से आदरणीय दिनेश जी ने जो है वो प्रस्तुत की है। ऐसे ही यदि हम देखें कि बुंदेलखंड के इतिहास को देखें या कहीं के भी इतिहास को देखें कि आखिर क्यों ये बिखराव आया, जो रवि आदित्य जी ने कहा कि जो लालच है, जो लालच लोगों के मन में है हमने आपको, तो इस तरह से एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को ही दबाता था। मतलब जो हमारे जो
सामंत होते थे या राजा होते थे तो वो अपने पड़ोस में ही अपना विस्तार करते थे। तो इस तरह से कटुता भी बहुत बढ़ती थी, क्योंकि किसी भी युद्ध में जो है कोई ना कोई अपने जो है निकट संबंधी ही मारा जाता था। तो इस तरह से भी कटुताएं बढ़ती रहती थी और वो सब जो है एक दूसरे के जो है पराजय के कारण या उनकी अवनति के कारण बनती थी। ऐसे राज्यों की अवनति के कारण में ये भी एक कारण होता था। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आपने जो सुझाव दिया। वाकई में साम्राज्य बढ़ाने में राजाओं का शौक रहता था और जिसके कारण जो है कटुता बढ़ती थी और दुश्मनी बढ़ती थी और पतन होता था। मैं आदरणीय गजानन बाजट जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए, वो भी अपनी बात रखें। मेरी आवाज पहुंच रही हो? आदरणीय कुमार भवन जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आप सादर आमंत्रित हैं। अगर आप नेटवर्क में हो, मेरी आवाज पहुंच रही हो, सादर आमंत्रित हैं। और आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बेरी के नीचे आ जाएं, बेरी के नीचे आ जाएं। जी 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 सर आ रही है भाई। दिनेश जी पहाड़ के नीचे आ गए हैं टोटल आवाज के लिए, तो आप बेरी के नीचे जी 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 सर को प्रणाम करता हूँ सदन को। आज हजार पूर्व की आवाज कट रही है। सभी को बुला ले, नहीं आ रही है जी। हाँ, मैं किसी और को बुलाता हूँ, आप जब नेटवर्क में आ जाएंगे तो आपको सुनेंगे। हमारे भूतपूर्व सैनिक उमाशंकर जी बिहार से है और आप जो है आपने देश की सीमाओं पे पुरुषार्थ किया है देश की रक्षा के लिए। आप आए और अपना सुझाव सदन में प्रस्तुत करें। आदरणीय उमाशंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सशक्त नमन वंदन ओम। आज का कक्षा बहुत अच्छी रही। इसके बाद में जो पवन सर के सानिध्य में जो 2 दिन से कार्यक्रम जो चल रहा है हम लोगों का पूर्व के इतिहास के बारे में जानने के लिए और उसे जान करके हम लोगों के बदलाव करने के लिए, जो कि जो मुहिम चल रहा है कि पहले भी भारत सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था, किस कारण बस ये विलुप्त हो गया और बीच में विकृतियां आ गई, उसके वजह से हम लोग पीछे हो गए हैं। तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए ये जो प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर में हम लोग योग करते हैं, आहार शुद्ध रखने का विचार रखते हैं, जैविक खेती करते हैं, उसी प्रकार से जो इतिहास के जो पन्ने हैं और उसको खंगालना है, खंगाल करके उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उसको हमने पुनः स्थापित करके अपने जीवन में, और उस तरीके से जो अभी मुहिम जो चल रहा है, हाँ भारत सोने की चिड़िया के ऊपर अग्रसर हो। तो जो हमने अभी पवन सर, दिनेश सर और रवि सर के जो भी उद्बोधन सुने हैं, और बहन जी ने अपनी इतनी व्यस्तता व्याकुलता जाहिर की है कि नहीं हम लोग कुछ न कुछ इस योगाहार क्लास से रोज कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है, जानने के लिए मिलता है। बहुत रुचि प्रकट की उन्होंने व्यथा प्रकट की शिक्षक होते हुए भी कि हाँ हम लोग किस प्रकार से बदलाव हो देश में। तो ये जो बहुत से आत्माएं का आवाज जो निकलता है वो परमात्मा तक पहुंचता है, और जिस आवाज को आत्मा से निकलता है वो सीधे डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से होता है। परमात्मा के साथ कनेक्शन हो जाने से वो आस्ते आस्ते उसमें प्राकृतिक में बदलाव होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से जो इतने भी हम लोग जुड़े हैं, 28, 30, 32, 40, किसी दिन ज़्यादा 80, 85 भी लोग जुड़ते हैं। तो जितना भी आत्मा का जो भावना का
निकलता है आवेश, ये पक्का परमात्मा तक पहुंचता है। और एक दिन किसी न किसी प्रकार से अगर हम बीज बो रहे हैं और उसमें खाद बीज अगर अच्छी तरह से सिंचाई पानी का व्यवस्था हो रहा है तो पेड़ फलेगा ही, पेड़ फल के पुष्पित होगा और उसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी जिसको जिसकी जैसी भावना है, जो जिस हिसाब से जितना नॉलेज है वो अपना शेयर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और इसमें सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत उत्तम कार्य ये जो चल रहा है, ये आप लोगों के सानिध्य में ये एक दिन रंग लाएगा और इस जिस काम के लिए हम लोग स्वामी जी का जो सपना था वो पक्का पूरा होगा और उसमें हम लोग सभी लोग सहभागी होंगे। बानरी सेना के तहत जिस प्रकार से राम ने लंका पर विजय किया था, तो सब में सिर्फ राम जी का श्रेय नहीं था, उसमें बानरी सेना का भी उन्होंने महत्व दिया। इसी प्रकार से सभी आदमी का सहयोग है और निरंतर इस तरीके से करना चाहिए। इन सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ओम, सत नमन बंदन सबको। ओम। धन्यवाद आदरणीय उमाशंकर जी। और अब मैं चूंकि सदन में सभी भाई बहनों का हम मात्र जो है कार्यक्रम को लेकर के बात लेंगे। सिर्फ आप बताएं कि हाँ, ऐतिहासिक जो हमारी चर्चा हो रही है उसमें और हम क्या जोड़ सकते हैं, या आपका ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, कितना महत्वपूर्ण है राष्ट्र के लिए। इतनी इस सुझाव के साथ आप लोग जो है अपनी अपनी बात रखें। मैं जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करते हैं। उन्होंने अपना हैंडवॉश किया है कि आप आएं और अपने विचार सदन को प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, महाराष्ट्र से। धन्यवाद मुनीलाल जी। मैं हालांकि आज सफर में हूँ, इसलिए नेटवर्क नहीं था। जहाँ नेटवर्क है वहीं पे गाड़ी रुकी है, तो 2 मिनट में मैं मेरी बात रखूंगा। यानी जो चर्चा कल से चल रही है कि प्राचीन इतिहास में जो तोड़ मरोड़ के रख दिया है, तो उसको बराबर पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। तो इसलिए जैसा मैंने कल भी संदर्भ दिया था, कल मैं एक विशेष व्याख्यान रखूंगा कि प्राचीन भारत में विज्ञान का क्या स्थान था। अभी आज भी चर्चा में जो बातें आई है, जितना मैं सुन पाया कि भाई पुराना इतिहास जो है वो बराबर फैक्चुअल रखा नहीं गया या उसके संदर्भ में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कल के लेक्चर को सुनने के बाद में कितने तथ्य है वैज्ञानिकों के नाम के साथ में, उनकी किताबों के संदर्भ के साथ में, जिससे मैं तो एक खुले दिल से बोल रहा हूँ कि उसमें अगर उसके पहलुओं को सोचा जाए तो उसमें से 10-20 PhD डॉक्टरेट जिसको बोलेंगे वो निकल सकती है। इतना बड़ा विषय है वो, और वो फैक्ट्स है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन को इतना ही बताना चाहता हूँ कि कल मैं जो प्राचीन संस्कृति में विज्ञान, जिसे आज क्या हम विज्ञान बोलते हैं, उस विज्ञान का क्या स्थान है, उस पर मैं अपनी बात फैक्ट्स के साथ में रखने वाला हूँ। इतना ही मैं कहता हूँ। शायद अभी 1-2 मिनट में हमारा नेटवर्क बस के प्रवास से नहीं रह पाएगा। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। कल आप महत्वपूर्ण विषय रखेंगे और हम लोग अधिक से अधिक अपने परिवार को जोड़ें, समाज को जोड़ें, अपने साथियों मित्रों को जोड़ें, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जब हम कोई यज्ञ करने जाते हैं, कोई बड़ा काम करने जाते हैं, तो अपने परिवार, अपने समाज का हित करने वाले सभी लोगों को जोड़ते हैं। इस कार्यक्रम में भी हित हो रहा है और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें ताकि सब लोग इसका लाभ ले सकें। महत्वपूर्ण चर्चा है। आदरणीय रंजना बहन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। सर एक मिनट के लिए सर, निवेदन यह है कि जैसे हमारे वैज्ञानिक जुड़ते हैं उसी तरह से उनके संपर्क में यदि कोई इतिहास को जो ऑथेंटिक लोग हैं, इतिहासकार हैं, ऐसे लोग यदि जुड़ सकें तो और भी ज्यादा अच्छा जानकारी हमें मिल सकेगी। तो प्रयास किया जाए कि कोई जो कॉलेज में इतिहास का जो सुझाव है बहुत अच्छा है। हम तो चाहेंगे कि इतिहासकार भी अगर भी चलेगा तो भी चलेगा, जुड़े, ऐसा हम सभी लोग के साथ ही प्रयास करेंगे ताकि दूध का पानी हो जाए। जी बहुत सुंदर। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आपको धन्यवाद। आपने कहा है कि हम सब लोग को विशेष बड़े इतिहासकारों को भी इस कार्यक्रम में जोड़े। कल आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का उद्बोधन होगा और उसके बाद लगातार हम प्रयास करेंगे कि कई हमारे जो नॉलेज में हैं विद्वानजनों, वैज्ञानिकों के, इतिहासकार हैं, उनको भी हम इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे।
निश्चित हमारे आदरणीय पवन सर जी ने बोला ही था कि हम तो अभिषेक चावड़ा जी को भी इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे और जुड़ेंगे भी। जब ये कार्यक्रम 2 मई 2021 को ये योगाहार कार्यक्रम शुरू हुआ था, उस समय ये थी योग क्लास, दैनिक योग क्लास इसका नाम था, और यह चलते हुए चलते चलते फिर यह योगाहार कार्यक्रम बना। योगाहार कार्यक्रम बनने के बाद ये कार्यक्रम 1 घंटे चलता था, फिर 1.5 घंटे हुआ, 2 ढाई घंटे, और आज 3 और 3.5 घंटे का ये कार्यक्रम होने लगा। और उस पर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होते, लगता कि और भी सुनते रहें, लेकिन सामाजिक, पारिवारिक और जो जिम्मेवारियां होती हैं उनको भी निर्वहन करना पड़ता है। लेकिन कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो गया। आज हम 600 दिन पूर्ण कर रहे हैं। 600 दिन में एक भी दिन हमने नागा नहीं किया है, गैप नहीं किया है, ना रुके हैं, ना झुके हैं, और ना बिके हैं, ना टूटे हैं। हमेशा इस कार्यक्रम को सभी महानुभाव स्वैच्छिक रूप से संचालन कर रहे हैं। स्वैच्छिक रूप से कार्यक्रम चलना कोई छोटी बात नहीं है, और देश की ये पहली क्लास है जो 3 घंटे लगातार बिना रुके चल रही है और स्वैच्छिक रूप से चल रही है। इस महत्वपूर्ण योगाहार कार्यक्रम में जो भी भाई बहन सहयोग कर रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं, वो छोटा काम नहीं कर रहे हैं। वो अपने साथ गर्व के साथ कहें कि मैं एक पुरुषार्थ का काम कर रहा हूं, और जो जुड़ रहे हैं और इस देश को जो दिशा दे रहे हैं, ये दिशा भी आगे बहुत काम आएगी, क्योंकि ये पहला काम है जो भारत सरकार के पास पहुंचेगा, समर्थ कानों के पास पहुंचेगा, समर्थ वक्ताओं के पास पहुंचेगा। ये विचारधारा अपनी पहुंचेगी तो ये देश में जब भी हम जहाँ जाते हैं, जिस मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर की मूर्ति टूटी हुई मिलती है, मंदिर खंडित मिलता है, मंदिर के ऊपर मस्जिद मिलती है, तमाम चीजें मिल रही हैं। यह क्या है? जब उस समय मुगल शासन था, उन्होंने अपना काम किया, लेकिन हमारा जो शासन आया, हमारी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज जो हम ध्यान दिला रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं कि ये भारत सबसे विश्व में साम्राज्य था। परम पूज्य स्वामी जी जिस दिशा में जा रहे हैं, परम सिद्ध आचार्य जी जिस दिशा में जा रहे हैं, उस अभियान की पूर्ति करने के लिए आदरणीय पवन कुमार जी ने जो इस योगाहार कार्यक्रम में सुझाव मार्गदर्शन दिया, ये छोटी बात नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, अब हम सबको इस इतिहास में अच्छे लोगों को जोड़ करके और आगे बढ़ाना है। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय रंजना जी को, वो आए और वो अपनी बात सदन में प्रस्तुत करें, और फिर मैं अगले वक्ता के रूप में अगले व्यक्ति को बुलाता हूँ। आदरणीय रंजना जी। जी धन्यवाद। और सदन में सभी को मेरा ओम। आज की कक्षा बहुत सुंदर रही, और इसी के साथ आदरणीय पवन कुमार सर ने जो हम रोज ही जैविक खेती के ऊपर, समाज सेवा और आहार के बारे में चर्चा करते हैं, वो विषय अलग रख के हमने अभी इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा कार्य हमारे पवन सर के सानिध्य में चल रहा है, और ये इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। आजकल के बच्चे को भी ये एजुकेशन मिलना चाहिए कि प्राचीन काल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है आज की युवा पीढ़ी को होनी चाहिए, क्योंकि वो जो एजुकेशन है वो उनको आधा अधूरा मिल रहा था। इसकी वजह से कई कहाँ पर भी खोज नहीं हुई। तो जो हमने आज कल 2 दिन में वीडियो पवन सर ने जो भेजा था, उसमें हमने ये पूरे 10 पॉइंट्स पर चर्चा की, समझ में ले लिया है। तो आदरणीय अभिजीत जावड़ा जी ने बहुत ही सुंदर 10 पॉइंट उसमें रखे हैं। जैसे कि पहला उन्होंने पॉइंट रखा था कि हमारा वंशज कैसे बढ़े, गोत्र के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, इसके बारे में पहले उन्होंने बताया। फिर उसके बाद हमारा मनुष्य कि हम 10,000 साल पहले कैसे थे, कैसे हमारी संस्कृति थी, इसके बारे में जानकारी मिली। और फिर हड़प्पन, सप्त सिंधु नदी के बारे में, पुराने मंदिर, द्वारका, रामायण, महाभारत, अर्जुन ने क्या किया, ये सब हमें लिखा था, तो ये सब मालूम है। बाकी जो भी लुप्त हुआ है उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो फिर और उसके बाद हमें हरियाणा के वीरांगना हड़प्पन के बारे में जानकारी मिली उसमें। फिर सप्त सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, जितनी भी हमारी नदियां थी उसमें
सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। वो सरस्वती नदी के बारे में बताया था कि वो ऐसी गरजती थी, वो बहती थी तो ऐसे आवाज थी उसकी कि जैसे भूकंप आया ऐसे लग रहा था। ऐसी ये नदी सरस्वती माँ लुप्त हो गई है, इसके बारे में जानकारी मिली। फिर तीसरे पॉइंट पर यूरोप के लोग आए और फिर उन्होंने इंडियन में क्या किया, क्या नहीं किया, इसके बारे में जानकारी मिली। तो फिर यूरोप में रोमानी कल्चर और रोमानी लोगों को कैसे इंडिया से अपने लोगों को लेकर गए और फिर उनको ये लोग ये हवा भटक रहे हैं। और फिर ऐसे ही रोमी लोगों को अपने पूरे वंशज है और इसके बारे में जानकारी मिली। फिर 5वें स्टोरी में हमें राजा चोल के बारे में बता दिया गया, तो उसके बारे में भी बहुत लंबी स्टोरी है राजा चोल की, तो ये आदरणीय दिनेश भाई साहब ने बता दिया है, तो इस बारे में भी जानकारी मिली। और फिर हमें मुगल साम्राज्य ये भी जानकारी मिली, ये भी हमें पूरा अभी सविस्तर किताबों से समझना चाहिए कि मुगल साम्राज्य कैसे था, मोहनजोदड़ो और फिर धर्मपाल और फिर इसके बारे में बताया गया। तो ये हमारे यहाँ नालंदा, तक्षशिला और उदांतपुरी, शारदा पीठ, विक्रम पीठ ऐसे बहुत ही अमूल्य ऐसे पीठ थे जहाँ एजुकेशन की बात होती थी, तो वहां पर सभी जातीयवाद कुछ भी नहीं था और उसमें हम एजुकेशन बच्चे और लड़के लड़कियां सभी एक जगह पर करके ले रहे थे। और फिर वहां पर भी एजुकेशन में एक मैथमेटिक, संस्कृत ये पढ़ाया जाता था और फिर जातीयवाद ये कुछ वहां पर नहीं था। तो ये ऐसे बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े-बड़े तक्षशिला जैसे नालंदा ऐसे यहाँ थे। अभी वो भी थोड़ा जैसे कि वो उसके बारे में भी हमें अभी लुप्त हो गए, उसकी जानकारी हमें खोजनी है। फिर हमें और भी उसमें 7-8 पॉइंट में ये मिला कि इंडिया में चाइनीज, बुद्धपाल, धर्मजीत, भद्र, वीरभद्र, बोधि धर्म इसके बारे में और टेम्पल के बारे में क्या कैसे टेम्पल थे और फिर उस टेम्पल में क्या-क्या पहले एजुकेशन था कि वो टेम्पल में भी हम बच्चों को सिखाते थे, स्कूल हुआ करते थे। और फिर इसके बारे कराटे कराटे में भी और मेडिटेशन, ध्यान ये पहले भी हमारे भारत में पहले ही था। और फिर तब उन्होंने फिर और बाद में 8 पॉइंट्स में हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा है। और फिर उसके बाद सोने की चिड़िया कैसे हमारे देश में लुप्त हो गई, इसके बारे में भी 9वें पॉइंट में उन्होंने बता दिया। और फिर पृथ्वीराज चौहान और तुर्क साम्राज्य के बारे में जानकारी मिली। और फिर ये ऐसे ही हमारे 10 पॉइंट उन्होंने उस वीडियो में ज्यादा किए हैं और ये हमारा आधा अधूरा ज्ञान हमें और भी कुछ सीखना है और हमारे संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में और पढ़ना है, जानना है। और ये कार्य हमें ऐसा लगता है कि आदरणीय पवन कुमार के सर के सानिध्य में ही और आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये हम रोज जैविक खेती, आहार और समाज सेवा का कार्य भी तो आदरणीय सर के माध्यम से आगे ही चल रहा है। और ऐसा लगता है कि अभी ये इतिहास का भी जो कार्य है वो भी आदरणीय पवन कुमार सर और आगे लाएंगे और सभी महानुभाव इसमें सहकार्य करेंगे, ऐसे मुझे लगता है। और हम सभी को ऐसे ही प्रयास करना है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ओम। धन्यवाद आदरणीय रंजना जी, आपने सदन को 10 कहानियों के बारे में बताया है कि किस हमारे आदरणीय अभिजीत चावड़ा जी ने
जो कहानी बताई है, अब हमें जैसे 5वीं कहानी का आदरणीय दिनेश जी ने आज व्याख्यान किया है, इसी प्रकार से एक एक कहानी का हम सबको व्याख्यान करना है ताकि सदन को हम प्रस्तुतिकरण दे सके, सदन सुन सके। और आपने जो कहा है कि आदरणीय पवन सर जी के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमने सही व्यक्ति का चयन सही कार्य के लिए कर लिया और उनकी विचारधारा उस कार्य के प्रति समर्पित होती है, अपने पद और कर्तव्य के प्रति व्यक्ति का विचार होता है, तो वो सही होता है और वो चल भी रहा है। आदरणीय करने के लिए मैं मेरी तो अपनी बात आमंत्रित को और कर आज की योगदान को ब्राह्मण देने का कष्ट करें। जी शरद जी, आप आज नेटवर्क में नहीं है जी, नहीं है आप आज नेटवर्क में नहीं है आप, आपको कल सुनेंगे हम। और रमेश चंद मेहरा जी, जी कल सुनेंगे आपको एक कहानी के साथ। रमेश चंद मेहरा जी, सबका आभार ज्ञापित कर आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम समापन की ओर ले रहे हैं और सभी से निवेदन करते हैं सदन से यह कार्यक्रम जरूर शेयर करें। रिकॉर्डिंग होती है जी और जी ओम सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत सुंदर रही और आज जो वार्तालाप है वो भी बहुत ही उच्च कोटि